हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है राष्ट्रपति। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे, तो मैंने सोचा कि आप लोग इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी एक छोटा सा प्रयास करूं आपकी तैयारी को थोड़ा सा आसान बनाने का। तो इसीलिए मैं आज का ये टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें मैं बात करने जा रही हूँ राष्ट्रपति के बारे में। ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें मैं बात करूँगी अनुच्छेद 52 से लेके 72 तक जो भी राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है उसके बारे में। और जो अगला वीडियो आएगा हमारा, वीडियो का पार्ट 2, उसमें मैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताऊँगी। अगर बात करें हम राष्ट्रपति की तो यह स्वयं में बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको एक वीडियो में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनको याद भी करना होता है। एग्ज़ाम में केवल आर्टिकल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को पूछ देता है, जो आर्टिकल में ही हैं और हम लोग बता नहीं पाते हैं। केवल हम लोग आर्टिकल याद करने में लगे रहते हैं और उसकी एक एक चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को 2 पार्टों में बनाया जाए। 2 पार्ट में बना के मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी कि राष्ट्रपति क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या हैं। जब भी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है या मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति के पास कौन-कौन सी शक्तियाँ होती हैं? वीटो पावर्स क्या होते हैं? ये आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती है? इन सब के बारे में अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, तो ये दोनों वीडियो, जो मेरा वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद से ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपका टाइम कितना कीमती है मैं समझ सकती हूँ। और एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, मेरे किसी भी वीडियो को देखने बैठते हैं, तो एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तभी कॉपी और पेन लेके बैठें। अगर आप इंडिया के निवासी हैं या अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। वीडियो को केवल देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो को देखें, 1 बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें। जब तक समझ में ना आए तब तक देखें। और जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ, ये चीज़ें नोट डाउन करने लायक हैं, तो उसे नोट डाउन भी कीजिए। उसके बाद से एक बार रिवाइज़ कीजिए, तो 10 मिनट में आपका एक बहुत ही शानदार चैप्टर राष्ट्रपति बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, वो है राष्ट्रपति। भारत की शासन व्यवस्था के लिए जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का चुनाव किया। जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, वो 2 तरह की होती है। अब वो कौन-कौन सी होती है, ध्यान दीजिए। एक होती है संसदीय सरकार और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक सरकार। ध्यान देने वाली बात है, कौन-कौन सी? पहली संसदीय सरकार और दूसरी अध्यक्षात्मक सरकार। अब संसदीय सरकार में क्या होता है? संसदीय सरकार में जो राष्ट्रपति होता है, वो देश का वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। और आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है? तो ये रहा संसदीय सरकार। क्या होता है संसदीय सरकार? फिर से एक बार सुनिए। संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, वो होता है राष्ट्रपति, औपचारिक प्रमुख। और लेकिन अगर बात करें कि संसद का वो जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ हैं, वो किसमें निहित होती हैं? मंत्रिपरिषद में। और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। तो वहीं दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होता है? यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अपनी नीतियों से या निर्णयों के संबंध में विधायिका से पूर्ण रूप से, मतलब बहुत दूर तक क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। संविधान के भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जो कि मुख्य रूप से आपको आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक देखने को मिलते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है, वो ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था से ली गई है। जिस प्रकार ब्रिटेन में एक राजा या रानी होता है, देश का औपचारिक प्रमुख होता है, ठीक उसी प्रकार भारत का राष्ट्रपति जो होता है, देश का संवैधानिक प्रमुख होता है।
यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी यह बात बताई है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की जैसी बताई है। और इसके साथ इनमें एक मूल अंतर देखने को मिलता है, वो ध्यान देने वाली बात है। इसमें मूल अंतर ये है कि जो ब्रिटेन में राजा का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, तो वहीं हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को का निर्वाचन होता है। तो बस यही अंतर देखने को मिलता है। बाकी सारी चीज़ों में जो हमारे राष्ट्रपति की स्थिति है वो ब्रिटेन के सम्राट की स्थिति के जैसी ही है। तो अगर बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति हम जो देश का एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है तथा यह देश का प्रथम नागरिक होता है। अब सब अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। यहाँ से बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए आप लोग। पहला बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 52 के बारे में। तो अनुच्छेद 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे होगा शब्द के लिए शैल बी का यूज किया गया है। शैल बी, जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, होगा यानी कि शैल बी का यूज किया गया है। इसका मतलब है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। ये जो पद है कभी रिक्त नहीं होगा और ना ही इस पद को कभी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 52 में दिया है। अनुच्छेद 53A कहता है कि संघ की कार्यपालिका की जो भी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, जिसका उपयोग राष्ट्रपति स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाता है। लेकिन आप देखें तो इसमें राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का प्रधान होता है। जो भी कार्रवाई होती है इसमें राष्ट्रपति के नाम से होती है, लेकिन जो जितने भी कार्य किए जाते हैं वो मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं। तो ये रहा 53A। 53A में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, जिसका उपयोग जो है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकता है। अब अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 में बताया गया है निर्वाचक मंडल के बारे में। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पे अगर समझ गया तो आप कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है, कैसे होता है, कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे देखिए कि निर्वाचक मंडल, ठीक है, अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल के बारे में बात की गई है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन वोट देता है। तो इसमें देखिए जैसे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, देखिए मनोनीत नहीं कह रही हूं मैं, निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित जो भी सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं? पहले तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ये रहा निर्वाचक मंडल के बारे में। अब अनुच्छेद 55 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 55 बताता है निर्वाचन की रीति, यानी कि रीति क्या है, इसके नियम क्या है। तो आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, ये जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें मैं आप लोग को ऑलरेडी बता दी हूँ कि कौन कौन भाग लेता है। तो ये रही चुनाव की रीति। अब बात करें हम अनुच्छेद 56 के बारे में। तो अनुच्छेद 56 में बताया गया है पदावधि के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति की जो पदावधि होगी वो जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद को धारण करता है उससे 5 वर्ष तक की होगी। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत ही लोकसभा में करते हैं। ठीक है, तो ये रहा अनुच्छेद 56 के बारे में। अनुच्छेद 57 क्या है? तो अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की विधि को बताया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसके बारे में संविधान में ये नहीं बताया गया है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के ये प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। अब तक ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो संविधान में लिखा गया है आप उसको ध्यान से पढ़ें कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये संविधान में नहीं लिखा गया है कि कितनी बार बन सकता है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 के बारे में। तो अनुच्छेद 58 में बताया गया है राष्ट्रपति बनने के लिए जो भी अर्हताएं हैं उनके बारे में। तो पहली तो ये है कि राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, भारत का नागरिक होना चाहिए, मैं कह रही हूँ मूल नागरिक नहीं। नागरिक और मूल नागरिक में बहुत अंतर है। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, जो मिनिमम एज है, मिनिमम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी बात, कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि राज्यपाल, वित्त मंत्री या मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्रिमंडल का अगर सदस्य है तो वो लाभ का पद नहीं होता है। इससे पहले जो मैं अभी आपको बता दूं कि जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने अपने पद का इस्तीफा दिया। लेकिन ये अगर इस्तीफा नहीं भी दिए होते तो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे। या अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे है और दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पद हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो ये रहा अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के बाद कोई दूसरा लाभ का पद धारण नहीं करना होगा। अगर राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बन जाता है तो वो दूसरा लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये रहा अनुच्छेद 59। 60 में राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता के शपथ दिला सकते हैं। तो ये रहा अनुच्छेद 60। अब इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आता है और वो है अनुच्छेद 61, जिससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसमें अनुच्छेद जो 61 है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति पे भी महाभियोग लगाया जा सकता है। और क्वेश्चन कैसे पूछता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। अब शर्तें क्या हैं कि संसद के जिस सदन द्वारा इस प्रस्ताव को रखा जाता है उस संसद के लोगों का 25% लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए और आरोप ये जो लगाया जाता है उसकी पूर्व सूचना यानी कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दे देनी चाहिए। संसद के जब पहले सदन में जब 2/3 वोट मिल जाता है इस प्रस्ताव को तो दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरे सदन में भी 2/3 वोट मिलना चाहिए, तब जाके हम लोग राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा अभी भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा हो। तो आज के वीडियो में हमने जाना अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक जो भी प्रावधान है उसके बारे में। एक बार फिर आपको क्विक रिवीजन करा दूं। 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में निर्वाचक मंडल। 55 में क्या है तो 55 में दिया गया है कि निर्वाचन की जो रीति है वो। 56 में दिया गया है पदावधि। 57 में दिया गया है पुनर्निर्वाचन। 58 में दिया गया है राष्ट्रपति बनने हेतु अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में क्या दिया गया है तो 59 में दिया गया है कि क्या शर्तें हैं। 60 में दिया गया है शपथ के बारे में और 61 में दिया गया है महाभियोग के बारे में। इसके अलावा भी अनुच्छेद 72 आता है जिसमें क्षमादान के बारे में बताया गया है और उसके बाद भी राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि इस वीडियो में नहीं, वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा लगा और चैनल नया है तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ये